नमस्कार मित्रों, साहित्य क्षेत्र में अपनी अपनी विधाओं में अपना मुकम्मल स्थान बना चुके आप सभी कलमकारों का सौरभ के साहित्यिक मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज जब दुनिया मुट्ठी में है और मुट्ठी में है फ़ोन और फ़ोन में हम सब हैं गुम, तो क्यों ना हम इसी पटल को, इसी आभासी पटल को, इसी में हम सभी शब्द साधक जो हैं इसी पटल में अपने सरोकारों का संधान करें। तो इसीलिए है इनसे मिलिए, यह एक YouTube कार्यक्रम है। युवा पीढ़ी को YouTube और WhatsApp पे साहित्य, कविताएं, किताबें और लेखक से मिलने का एक मंच बनाया गया है। अब तक इसमें ममता कालिया जी, हेतु भारद्वाज जी और रेणु हुसैन से हम पाठक रूबरू हो चुके हैं। इस सीरीज के निदेशक हैं अजमेर के कथाकार, आलोचक डॉक्टर संदीप अवस्थी जी। आज मंगलवार 5 मार्च 2019 को जयपुर के अपने निवास स्थान से मैं मुखर कविता आप सभी को नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच जो गरिमायुक्त व्यक्तित्व विराजमान है वे हैं अजमेर राजस्थान के ख्यातिलब्ध कवि, कथाकार, अनुवादक पद्मश्री चंद्र प्रकाश देवल जी। प्रणाम आदरणीय, स्वागत है आपका मंच पर। संदीप अवस्थी जी को आप मैसेज दे सकते हैं। जी, संदीप अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने ये जो नई पीढ़ी के अंदर साहित्य की चेतना जगाने का काम जब उन्होंने शुरू किया है, और ये बहुत वो आशावान हैं इस बात को लेकर के कि संभवतः इससे साहित्य के कुछ पाठकों में इजाफा होगा, पाठक बढ़ेंगे जी। तो ये उनका ही प्रस्ताव था कि इस तरह से हम पाठकों के समक्ष सीधा सीधा जो लेखक हैं या जो पुस्तकें हैं उनको ले जाने का काम करें। इसलिए मैं उनको इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो एक गंभीर इस बात को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है और इस काम को वो बहुत ही ऑनेस्टी और बहुत ईमानदारी से इस काम को करना जो उन्होंने आरंभ किया है, मेरी सारी शुभाशंसा उनके साथ है कि उन्हें सफलता मिले। थैंक यू सर। तो हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे आपसे। पहला प्रश्न है, जब युवा लेखक चंद्र प्रकाश साहित्य क्षेत्र में पहले कदम रख रहे थे तो किन अनुभवी हाथों ने आपकी उंगली पकड़कर राह दिखाई? देखिए क्या होता है कि एकदम से कोई अंगुली पकड़ कर करके आपको एक साहित्य में कहीं जाना वो मंजिल नहीं है कि जिस तरह आप अंगुली पकड़ करके उसको वहां तक पहुंचा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक वातावरण होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है जो कवि को या राइटर को बनाता है। मैं ये याद करता हूँ कि मैं कैसे कवि हो गया। तो मैं एक बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और मेरे दादा जो थे वो पुरानी राजस्थानी के जो डिंगल के दोहे वगैरह हैं ये वो आम चर्चा में बताया करते थे। अच्छा। और उन दिनों मेरे घर में जो आटा पीसने की जो चक्की होती है, जिसे झांता कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, गट्टी कहते हैं हम लोग। तो मेरी दादी माँ और मेरी माँ जब गट्टी फेंकती थी तो वो अर्ली मॉर्निंग में उठ जाना होता था और वो हरजस और कुछ गाया करती थी। अच्छा। तो चूंकि वो श्रम से थके नहीं, हम बच्चे सोए रहते थे, आधी नींद आधे जगे हुए, और वो चीज़ें सब मेरे कानों में पड़ी। तो संभवतः उससे थोड़ा थोड़ा रुझान हुआ। फिर मैं स्कूल में गया, वहाँ पर भी ये जैसे शनिवार की जो सभाएं होती हैं उसमें पहले तो दूसरों की रचनाएं पढ़ते थे, फिर धीरे 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 हिम्मत करी तो खुद भी। फिर जब मैं कॉलेज में आया तब मैं कविताएं लिखने लग गया था, और कविताएं लेकिन मैं तब तक हिंदी में लिखता था। अच्छा। और वहाँ पर भी मुझे अभी भी स्मरण है कि एक विद्या भवन में एक आकाशवाणी ने एक सर्च के लिए एक सभा की, और नंद चतुर्वेदी जो उस समय के अब तो रहे नहीं, स्वर्गीय हैं, तो हिंदी के अच्छे कवि थे वो उनकी देखरेख में हुआ। अच्छा। हमने वहाँ एक हिंदी की कविता पढ़ी और वो सबसे अच्छी मानी गई। तो उसके बाद हमें भी लगा कि हाँ हम कवि हो सकते हैं। और फिर जैसे मित्रों से के साथ मुलाकात होती तो वो जब ये कहते कि भाई हमने ये किया तो हमारे पास भी कुछ तो होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कवि के रूप में चले गए। तो मैं अब ये पूछना चाहूँगी कि जब आप साहित्य के अंबर पे एक चमकता हुआ सितारा हैं, तो आने वाले कल के लिए किन युवाओं को
आप राह दिखा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यूं तो हम इस भीड़ में ये चिन्हित नहीं कर पाते जी। कि कौन साहित्य की ओर जाएगा और कौन साहित्य की ओर नहीं जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि हम साहित्य के माध्यम से एक रुचि छोड़ते हैं, ताकि उस रुचि से उसकी रुचि को बढ़ावा मिले। और दूसरा क्या है कि उससे उसके समझ में आए या ना आए, लेकिन उसके लिए साहित्य कुछ न कुछ मतलब रखे। साहित्य उसके लिए कोई न कोई काम की चीज हो। देखिए, साहित्य दो तरह से काम करता है। एक तरफ वो मनोरंजन करता है, तो मनोरंजन चाहने वाले लोग कवि सम्मेलनों के मंच पे जाएंगे, या जहाँ पर इस तरह लाफ्टर चैलेंज है या ऐसे कार्यक्रमों में जाएंगे, वहाँ वो साहित्य से मनोरंजन हासिल करेंगे। लेकिन जब गंभीर जो साहित्य होता है, उससे आप क्या कि खुद की जीवन की समझ साहित्य देता है, कविता देती है। आप क्या करते हैं, मेरे जो अनुभव हैं या कोई भी लेखक के जो अनुभव हैं, वो लेखक के अनुभव जब अभिव्यक्त होते हैं रचना के अंदर, तो वो अनुभव उनको कम्युनिकेट होना चाहिए, संप्रेषित होने चाहिए। और वो जब संप्रेषित होते हैं अगले नई पीढ़ी के किसी भी आदमी के लिए, और उसमें अगर थोड़ी सी भी अगर जिज्ञासा जगती है, तो मेरे साहित्य का भी मतलब पूरा हुआ और मेरा ये करना सफल हुआ। अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि ये जो नई पीढ़ी के पास जो ये टेक्नोलॉजी है, मैं तो एसएमएस भी नहीं कर पाता हूँ। तो आज तो हम देख रहे हैं कि ये जो आभासी संसार है ना, वो ज़्यादा वास्तविक होता जा रहा है, और सब जो डेटा है वो एमबी और जीबी में कन्वर्ट होते जा रहा है। ऐसे में आप अपनी रचना धर्मिता को नई आधुनिक टेक्नोलॉजी से, तकनीक से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, क्या है कि मुझे पता है कि आज से 5 साल पहले हमारे बच्चे ने और इन्होंने एक बात कही थी कि जो आदमी कंप्यूटर नहीं जानेगा वो संभवतः अगले 10 सालों के भीतर अनपढ़ कहलाएगा। सही है। तो हमें ये सुनकर करके भी डर लगा था। लेकिन करते क्या, हमारी वो उम्र निकल चुकी थी कि जब हम ये सीखें कि ये कैसे टाइप किया जाता है। हमें तो हाथ से लिखने में आनंद आता है। तो वो हमारी जो परंपरा थी वो ये परंपरा थी, और इसीलिए हमने ये चेष्टा की कि भाई हम हमारे तरीके से ही आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास सामान्य वही है। अब अगर ये मैं जान जाऊं, मुझे जानना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, मैं अगर इस वर्ष में रह रहा हूँ, 2019 में रह रहा हूँ, तो मुझे 2019 की जो तकनीकी विकास की या जो चीजें गैजेट्स हैं, इनको संभालना आना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप लोग जो मेहनत कर रहे हो इसको बदल करके इसमें डाल देंगे तो जी। मैं यही कह रही थी कि मैंने जब आपके बारे में जानना चाहा तो यूट्यूब पे और नेट पे, गूगल पे मैंने सर्च किया, और आपकी बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली। आपकी बहुत सारी कविताएं मिली, गद्य कोश में भी आपकी जानकारी मिली, और एक माणक टीवी है, वहाँ पे भी आपका 2-3 मिनट का इंटरव्यू था, राजस्थानी में आप बोल रहे थे। यही एक रास्ता है। खैर, अब जब आप बोल रहे हैं पहचानने के लिए, आपने अभी बोला कि गंभीर साहित्य, तो एक शौकिया लेखक या एक गंभीर लेखक, इन दो पर्सनालिटीज को, इन दो व्यक्तित्व के अंतर को आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, क्या होता है कि खाली साहित्य की मसला नहीं है। व्यक्ति जब अपने बचपन से थोड़ा सा प्रौढ़ावस्था में होता है, और जब वहाँ आता है तब उसे कई चीजें फैसिनेट करती हैं, कई चीजें उसे आकर्षित करती हैं, और वो उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन उनमें से, वो उसकी मंजिल नहीं है, उनमें से जो कुछ जो मैं कहता हूँ ना कि गंभीर जिस साहित्य की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें थोड़ा सा भी तात्विक रूप से गंभीरता होगी, ज्ञान होगा, वो यदि उसे टच कर जाता है, वो यदि उसे छू जाता है, वो यदि उसके मानस को थोड़ा सोलिस करता है, तो वो उस तरफ आएगा। वो अब कितना बढ़ पाता है, क्योंकि हर एक आदमी तो साहित्यकार बन नहीं सकता, हर आदमी कवि बन नहीं सकता, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर ये एक रिक्त स्थान होता है, जो कि एस्थेटिक रूप से, सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से सिर्फ उसी से ही पूजा किया जा सकता है। मसलन अगर आप कविता जो है, वो कविता एक अच्छा काम करती है। उर्दू का एक शेर है, अब आपको नहीं पसंद है और वो आपकी संतुष्टि कर देता है, और तब आपको लगता है, देखिए क्या होता है, क्या साहित्य क्यों परेशान है, क्यों आकर्षित करता है।
जैसे सिनेमा का है कि वहाँ जो नायक है या कहानी चल रही है, तो जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, वो उसमें एक साम्यता देखता है कि मेरे जीवन में, मेरे दुख में और इसके दुख में एक साम्यता है, मेरे इश्क में और उसके इश्क में एक साम्यता है। ठीक इसी तरह से हमारे जो साहित्यिक अनुभव हैं, जो संप्रेषित होते हैं, यदि उसे कहीं न कहीं ये लगता है कि अरे ये तो मेरी चीज़ है, ये मैं कह, हर आदमी कवि होता है बेसिकली, लेकिन कुछ कवि कह देते हैं, कुछ कवि कह नहीं पाते, तो वो ये देख कर करके यदि उनकी तरफ आकर्षित होता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। महाभारत काल की माधवी 22 साल पहले आपने लिखी थी बोलो माधवी, और आज की माधवी, क्या अंतर आया है? देखिए क्या है कि नहीं, अंतर तो ये एक बड़ा सापेक्ष सवाल है। जी। अंतर का मतलब क्या है कि कुछ एक क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें विकास एकदम से आपको शूट अप करता हुआ नजर आता है, लेकिन भारतवर्ष है, आप इसको देखेंगे अभी आप, तो भारतवर्ष बहुत अद्भुत चीज़ है। आपको यहाँ महाभारत कालीन समाज भी दिख जाएगा और अल्ट्रा मॉडर्न जो भी है वो भी दिख जाएगा। आपको सड़क पर बैलगाड़ी और गधा गाड़ी भी मिल सकती है, तांगा मिल सकता है, हवाई जहाज मिल सकती है, बैलगाड़ी मिल सकती है, स्कूटर मिल सकता है, कार मिल सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे यहाँ पर सारी की सारी, हम लोग एक कॉम्पोजिट कल्चर के लोग हैं, तो हमारे में ये सब सारी चीज़ें होती। इसलिए मैं एकदम तो नहीं बता सकता कि आज की माधवी में और उस माधवी में क्या अंतर आया होगा, लेकिन जब मैंने माधवी को चुना था कविता लिखने के लिए, तब मेरे पास में एक ही मामला था कि स्त्री जो है उसकी कोई अपनी अस्मिता नहीं है। स्त्री जब छोटी होती है तब वो डॉटर ऑफ कहलाती है, स्कूल में जाती है, फिर अगर उसका भाई पढ़ रहा होता है उसमें तो वो कहती है सिस्टर ऑफ, फिर थोड़ा सा आगे होते हैं तो वो इस मंगेतर ऑफ, उसकी सगाई के उससे, फिर अगर शादी हो जाती तो वाइफ ऑफ, तो यहाँ तक कि विडो हो जाए तो भी विडो ऑफ, माँ बन जाती तो मदर ऑफ। तो विडो ऑफ, फलाना ऑफ, हर जगह जो पुरुष सत्ता है उसकी नाम से स्त्री की आइडेंटिटी है, उसका खुद की अपनी कोई आइडेंटिटी मुझे नजर नहीं आई। तब मुझे लगा कि माधवी एक ऐसा पात्र है कि जिसे मैं लेकर कर करके स्त्री की इस पीड़ा को मैं बाहर दिखा सकता हूँ। लेकिन जब मैं बोलो माधवी पढ़ रही थी तो उसके शुरुआत में ही कहीं आपने शायद प्रार्थना में ही लिखा है कि मैं तुम्हें सधवा बोलूं, विधवा बोलूं, ये बोलूं, तो आप संबोधन के लिए कोई शब्द क्यों ढूंढ रहे थे? देखिए, किसी के भी संबोधन के लिए जरूरी है कि मैं उसे क्या कहूँ। माधवी क्या है? माँ है लेकिन बेटे नहीं है, माँ है लेकिन शादी नहीं हुई है, अच्छा, न परित्यक्ता है, न छोड़ी हुई है, न वो विधवा है, न वो सधवा है, न उसने सिंदूर लगाया, न पहुंचा, कुछ भी नहीं है। वो तो उन घोड़ों के हिल जाने में इस्तेमाल हो रही है। तो इन सब के अलावा क्या माधवी का कोई चरित्र नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंत में ये जाकर करके जब इसका स्वयंवर होता है तब आप देखना, इसके पिता कहते हैं कि अब इसका स्वयंवर होना चाहिए। वो किसी का ही वर्ण नहीं करती और वो तपोवन का वर्ण कर लेती है। आपने एक जगह उसको तपोवन ही कहा। ये इसीलिए कहा कि क्योंकि वो तपोवन में चली गई है। अब आप बताइए कि तपोवन का वर्ण करना ये कोई अपनी चॉइस का वर्ण नहीं है। कोई जंगल को वर्ण थोड़ी कर सकता है, लेकिन ये वर्ण इसलिए है कि वो इस पूरे पितृसत्तात्मक प्रहारों से इतनी घायल हो चुकी है कि वो उसे जो परित्राण और उसे जो शरण है, उसे आश्रय और कहीं मिल ही नहीं सकता। उसको आश्रम, वो विशाल जो अरण्य है वही उसे जगह दे सकता है, और बाकी ये छोटी दुनिया में वो समा नहीं सकता। हाँ, मेरा अगला प्रश्न है, थोड़ा सा राजस्थानी में मैंने कहीं पढ़ा था आपके लिए कि बगत फैसलो करेला के कवि कन्हैयालाल सेठिया पछे राजस्थानी कविता में एक क्रांतिकारी नाव चंद्र प्रकाश देवलरो है। तो जिणारे कारण राजस्थानी कविता में आपा ने विषयगत विविधता और विचारारी नवीनता रा कई मार्ग मिला करे हैं। मेरा प्रश्न है कि आपकी अगली पुस्तक में आप क्या विषय लेके आ रहे हैं? विविधता। देखिए क्या है कि मेरी जो कविता यात्रा है उसे यदि आप या कोई और दूसरा मेरा पाठक या देखना चाहे तो वो ये देखेगा कि एक तो क्या हुआ कि जब मैं हिंदी में लिख रहा था और हिंदी में भी मुझे मीरा पुरस्कार मिल गया था, तो ऑलमोस्ट मैं मतलब एक तरह से उस तब तक एस्टेब्लिश्ड कवि भी हो गया था, ऐसा समझ सकता था खुद के लिए। लेकिन जब मेरा संपर्क विजयदान दे था और पद्मश्री कोमल कोठारी से हुआ,
तब उन्होंने, मैंने देखा कि यार ये लोग यहाँ के लोक साहित्य पर और लोक गीतों के पीछे बावले हो रहे हैं, यहाँ के जो लोग गा रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, ओखाने इकट्ठे कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैं क्या ये क्या कर रहे हैं आप इस उम्र में? तब उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़े दिनों में, अभी आप मैच्योर नहीं हैं, जब आप पूरे पढ़ जाओगे तब आपको आपकी भाषा का महत्व समझ में आएगा। और तभी मुझे रिवील हुआ कि फिर दिन मैंने हिंदी छोड़ दी और राजस्थानी को माध्यम बनाया। देखिए क्या होता है कि माध्यम जो है वो कवि का या लेखक का माध्यम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माध्यम हमेशा, राइटर का माध्यम क्या होगा? भाषा। मेरी एक छोटी सी कविता है जिसमें मैंने कहा है कि यह भाषा मारो अंधारो, मैं आपको अनुवाद भी बता दूंगा। आ भाषा मारो अंधारो और मैं इनरो आगियो, जब जब कर तो इनमाइज सिलगूं और जब जब कर तो इनमाइज बुझूं, मारो आरत आ और इनरो म्यानो मैं। ये भाषा मेरा अंधेरा और मैं इसका जुगनू। मैं जब जब करता हुआ, दिप दिप करता हुआ इसी में प्रकट होता हूँ, इसी में चमकता हूँ, और जब जब करता हुआ इसी में अस्त होता हूँ। मेरा अर्थ है ये, मेरा मानी है ये भाषा और इसका अर्थ हूँ मैं। तो ये अन्योन्याश्रित जो संबंध होता है आपका माध्यम के प्रति, भाषा के प्रति। तो जब मैंने भाषा को चुना तो मेरी भाषा की स्थिति ठीक नहीं है, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तब मुझे लगा कि मैं भाषा को कैसे समृद्ध कर सकता हूँ। 4 तरीके थे। एक, मैं अपना कुछ लिखूं, वो मैंने किया। एक था कि जो मेरे भाषा में अच्छा है उसे मैं बाहर दूसरी इतर भाषाओं में ले जाऊं और मेरी भाषा की समृद्धि दर्शाऊं कि देखो लोग ये है मेरे यहाँ। उन अर्थों में मैंने वंश भास्कर और इन सब के अनुवाद किए। तीसरा था, मैं बाहर जो अच्छा लिखा जा रहा है कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, उसे मैं अपने संसार में लाऊं, अपनी भाषा के रचनाकारों के बीच में लाऊं और उनको बताऊं कि देखो आज संसार यहाँ जा रहा है। क्योंकि मेरे साथ बड़ा मैं संयोग मानता हूँ कि 1865 में फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की क्राइम एंड पनिशमेंट लिख रहे थे। और 1840 में मेरे यहाँ का सूर्यमल जो है वो सूर्यमल इतिहास लिख रहा है। ये आधुनिकता का, पूरे संसार में आधुनिकता का शुरुआत होने वाला यहाँ से शुरू होता है और ये विश्व के 10 महत्वपूर्ण उपन्यासों में आज की तारीख तक बना हुआ। तो मुझे लगा कि एक तरफ राजस्थान में 1840 में ये रचना हो रही है और रूस में ये रचना हो रही है, तो इसे मैंने राजस्थानी में लाया। 700 पेज हैं इसके अनुवाद में। तो ये भी एक भूमिका थी जिससे मैं अपनी भाषा को समृद्ध कर सकता था। और चौथा तरीका था कि मैं कोई एजिटेशन करूं, वो भी मैंने करा। वो एक्टिविस्ट बना, भाषा के लिए धरनों पे बैठना, भाषा के लिए उपवास करना, वो सब कुछ किए। मुख वस्त्रिका, मुख पट्टी बांध करके। भाई मेरे ये समझ में नहीं आता कि आज़ादी के 70 वर्ष निकल गए, राजस्थान और सारे सूबे जब भाषाई आधार पर बने तो मेरी भाषा वंचित क्यों है? मेरी भाषा के लोगों के होठों पर ताला क्यों है? और ये कब खुलेगा? मैं राजस्थान के लोग में, आप लोग सारे लोग कहते हैं आज़ादी आ गई, आज़ादी आ गई। मेरे लोग कैसे कहेंगे आज़ादी आई? कैसी आज़ादी मेरे पास? जब मेरी बोलने की भाषा, जो मेरा माध्यम है, वही उसको ही आपने बांध रखा है, उसमें आप पढ़ाते नहीं। अब मैं आप कल्पना करिए कि राजस्थानी के अभी जितने भी लोग हैं, वो उनमें से एक भी लेखक ने राजस्थानी पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। वो बेचारे, वो तो माँ के दूध के साथ जो भाषा सीखते हैं। तो ये तो उसका प्रताप है जिस भाषा ने। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो माँ के से जो जन्म लेता है ना बच्चा, वो तो बायोलॉजिकल जन्म है, वो जैविक जन्म है। असल जन्म तो वो परिवेश देता है आपको, जिस परिवेश में आप बड़े होते हैं, जिस परिवेश में आप चीज़ों को सीखते हैं कि इन चीज़ें में क्या है क्या नहीं है। और अभी यूएनओ ने कहा कि हमारे यहाँ पर 5 वर्ष की अवस्था तक एक आदमी अपनी उस भाषा का 80% सीख जाएगा जिसका कि उसे इस्तेमाल करना होता है। तो ऐसे में क्या है कि जो असली जन्म तो मुझे राजस्थानी ने दिया और इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं पड़ी। ये मीरा को तकलीफ नहीं पड़ी तो मुझे क्यों तकलीफ पड़ती? मेरा तो प्रश्न था सर आपसे कि ना, आपने ये जो रूसी साहित्य है, क्राइम एंड पनिशमेंट और वेटिंग फॉर गोडोट, वेटिंग फॉर द गोडोरी उडीक, हाँ, इसका रूसी साहित्य का आपने राजस्थानी भाषा में, ये रूसी साहित्य और ये फ्रेंच है ना, इन साहित्य को आपने राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया है। तो मैं तो ये पूछने वाली थी कि इसके पीछे क्या प्रेरणा रही, और जो प्रेरणा है आपने पहले बता दी। तो
अब मैं पूछना चाहूंगी कि इतना बृहद आपने बहुत सारे उड़िया, पंजाबी, हरियाणवी, इन सभी भाषाओं के साहित्य को आपने राजस्थानी में, हिंदी में, बहुत सारी चीज़ों में अनुवाद किया है। आप बहुत बड़े अनुवादक कहलाते हैं। तो आपका पठन पाठन के दायरे में और क्या क्या आपने समेटा हुआ है? देखिए, मैं तो हमेशा से यही मानता रहा हूँ कि लगभग मुझे करीब, अब आप 48 वर्ष की आयु समझिए। कोई मुझे पूछता है कि आपकी उम्र क्या है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि 48 वर्ष। और 48 वर्ष जब मैं ये कहता हूँ तो ये वो अवधि है जहाँ से मैंने राजस्थानी में लिखना शुरू किया। अच्छा। उससे पहले जो मैं कुछ लिखता था वो मेरी उम्र का हिस्सा नहीं है। तो ये जो 48 वर्ष में मैंने सुबह से लगा करके शाम तक, सिवाय अपनी जब मैं मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता था तो वो उन घटनाओं को तो छोड़ दीजिए, मेडिकल कॉलेज में भी मेरी लैब में इधर किताब रखी रहती थी। अगर मुझे 20 मिनट का भी वक्फा मिलता है उसके अंदर, तो मैं उस 20 मिनट में भी एक फ्योडोरन दोस्तोव्स्की का इसका अनुवाद में या और जो काम कर रहा हूँ वो काम करने लग जाता। फिर उधर का कोई काम आता, अपनी पेन रखता है, वो काम कर लेता। तो मुझे लगता है कि मैंने सोते जागते, चेतनावस्था में और स्वप्नावस्था में भी सिर्फ राजस्थानी के अलावा कुछ सोचा नहीं। अच्छा। सिर्फ राजस्थानी या अच्छा साहित्य। देखिए, आप जब तक कुछ पढ़ेंगे नहीं, अच्छा आप पढ़ेंगे नहीं जब तक आपको पता ही नहीं होता। राजस्थानी में कहावत है कि माँ मैं दौड़ूं जरा झाड़ियाँ लारे रहे। एक बच्चे ने कहा कि माँ मैं जब दौड़ता हूँ तो झाड़ियाँ पीछे छूटती, तो झाड़ियाँ तो एक जगह रुकी हुई हैं। तो माँ कहती है बेटा कि नहीं, बराबरी साथ दौड़ जाए। कि फिर क्या अपने बराबर वाले के साथ दौड़ना, तब तुझे इस बात का अंदाजा होगा कि तू कितना तेज भागता है। तब जब मुझे लग रहा है कि मैं लिख रहा हूँ और मेरे ही समय में केदारनाथ सिंह लिख रहे हैं, रमाकांत रथ लिख रहे हैं या हरिभजन सिंह लिख रहे हैं, तो मैं वहाँ कहाँ हूँ? कहीं मैं इस खाम ख्याली में या इस आत्ममुग्धता में तो नहीं हूँ कि मैं कवि हूँ और मैं जो कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इतने पाठक तो हैं नहीं जितना इन लोगों के पाठक थे। तो तब मैं क्या, मेरे पास क्या स्थिति बचती? तब मैंने जो मेरी पसंद के भारतीय भाषाओं के कवि थे, चाहे गुजराती का सीतांशु यशस चंद्र हो जो सूर्यलिस्टिक कविताएं लिख रहा था, या रमाकांत रथ हो, सीताकांत महापात्र हो, हरिभजन सिंह हो, बांग्ला के सुभाष मुखोपाध्याय हो, ये तेलुगु के एन गोपी थे। अच्छा। इन सब का मैंने अनुवाद किया। और अच्छा, हिंदी में केदारनाथ सिंह और अशोक वाजपेयी को अनुवाद किया। तो मेरे को इस मामले में कई एक चुनौतियां थी। देखिए, उस समय मुझे दो बातें सिद्ध करनी थी। एक तो ये बात सिद्ध करनी थी कि मेरी राजस्थानी जो कि इतनी 1000 साल पुरानी है, क्या उसमें वो आधुनिक संवेदना है, क्या उसमें वो आधुनिक बोध को झेलने की ताकत है, या उसको वापस प्रकटा सकती है। तो ये तो परख थी लैंग्वेज की। अच्छा। पर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कमजोर भाषा नहीं होती, कमजोर तो बरतने वाला होता है। भाषा तो समृद्ध भी हो सकती है। एक दूसरी स्थिति ये थी, बार बार अपने आप को ये समझाता था कि देखिए, भारतवर्ष में क्या हुआ कि 1913 में जब गीतांजलि को नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ को, तब पहली बार एक नया उजास यहाँ प्रकट हुआ कि स्थानीय भाषा में वो बंगला में लिख कर करके अगर नोबेल प्राइज ले सकते हैं, तो सारे लोगों को अपनी अपनी भाषा में सृजन करने का लोभ आया। उसमें राजस्थानी भी पीछे नहीं, राजस्थानी तो पहले से ही लिखी जा रही थी, लेकिन वो एक दौर अलग था। ये बड़ी लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन सारे जो भी पंजाबी, गुजराती, ये सारी भाषाओं में से लोगों ने लिखना शुरू किया और अपनी मातृभाषाओं के महत्व को समझा। तो ये मेरे लिए भी जब चुनौती भरा काम था कि एक तो मेरी भाषा की परख होनी थी, दूसरी मेरे कवि की परख होनी थी कि मैं उस कविता को कैसे समझ रहा हूँ और कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो उसको अपनी भाषा में